ओके फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन कोर्स। यप। सो गाइस, बाकी सबके माइक्स मैं म्यूट कर रहा हूँ। एनीवन कभी भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है। ओके, सो इन टुडेज सेशन आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन और फैट के क्या फंक्शंस हैं बॉडी में। कल हमने डिस्कस किया था प्रोटीन के क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी, कल हमने कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस किए थे कि कार्बोहाइड्रेट्स के क्या फंक्शन है, क्या बॉडी में काम करता है और कितने टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनकी डिटेल हमने कल स्टडी की थी। आज स्टडी करेंगे प्रोटीन एंड फैट्स। सो गाइस, पेज नंबर 5 पे जहाँ पे ग्लाइकेमिक इंडेक्स दिया है, ग्लाइकेमिक इंडेक्स के नीचे ही स्टार्ट हो रहा है फैट। तो लेट अस स्टार्ट विद फैट फर्स्ट। सो गाइस, फैट को ना बहुत ही एक मिसकंसेप्शन है। फैट के बारे में सुनते ही हमें लगता है फैट इज़ नॉट गुड, नहीं खाना चाहिए, ये है वो है, बट नहीं, फैट ऐसा नहीं है। फैट की जो एनर्जी बॉडी को मिलती है उसके अपने इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं और वो हमें चाहिए। नो डाउट हमें फ़ैट खाना चाहिए, एक लिमिट में खाना है। दैट लिमिट इज़ आपकी टोटल डाइट का 25 to 30% फैट होना चाहिए टोटल डाइट। तो गाइस, क्यों खाना है फ़ैट, व्हाट इज़ द रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फैट। तो सबसे पहले फ़ैट की इम्पॉर्टेंस क्या है। फैट आफ्टर कार्बोहाइड्रेट्स, जब हमारी बॉडी में कार्ब्स ख़त्म हो जाते हैं तो जो एनर्जी बनाता है वो कौन बनाता है, फैट। जब आपकी बॉडी में से कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म हो चुके हैं, आप कुछ काम करते हो, आपका वर्कआउट शेड्यूल ऐसा है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ कर चुके हो, तो सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो बॉडी में मिलती है वो मिलती है फैट से, ठीक है। फैट एक बहुत बड़े लेवल ऑफ एनर्जी का स्टोर होता है जो आपको एनर्जी देता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन, फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइजेस्ट सम विटामिन्स। कुछ विटामिन्स हमारे ऐसे हैं जिन्हें हम जब खाते हैं, कुछ तो वाटर सॉल्युबल होते हैं कि उनको सिर्फ पानी चाहिए होता है और वो सॉल्युबल पानी में मिक्स होके बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं, अपना काम कर लेते हैं। कुछ विटामिन्स ऐसे हैं जिनको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी में फ़ैट होना ज़रूरी है, डाइट के अंदर फ़ैट होना ज़रूरी है। अगर डाइट में फ़ैट नहीं है तो वो विटामिन्स डाइजेस्ट नहीं हो पाते। और ये कौन से विटामिन्स हैं, दीज आर विटामिन ए, डी, ई, के, एडेक, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ए, डी, ई, के, एडेक। सो विटामिन एडेक, ये सारे विटामिन्स के लिए बॉडी में आपके डाइट में फ़ैट होना ज़रूरी है। फ़ैट होगा तो ये विटामिन्स डाइजॉल्व होते हैं। विटामिन्स में भी ना दो एक क्वालिटीज़ होती है। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, कौन से बचे, विटामिन सी एंड विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी के जितने भी विटामिन्स हैं, और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन्स पानी, जब आप डाइट में पानी वगैरह पीते हो तो पानी के साथ डाइजॉल्व होके बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं। जो विटामिन्स पानी में डाइजेस्ट होके बॉडी में जाते हैं या पानी में डाइजेस्ट होके अपना काम करते हैं, वो विटामिन्स विद इन 24 आवर्स हमारी बॉडी में से निकल जाते हैं, मतलब अपना काम करके निकल जाते हैं। तो इसका मतलब है ये विटामिन्स तो आपको डेली बेसिस पे खाने चाहिए। विटामिन बी एंड विटामिन सी आपको डेली बेसिस पे अपनी डाइट में रखना ही रखना चाहिए। विटामिन ए डेक, जो फैट सॉल्युबल होते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म तक हमारी बॉडी में रहते हैं। इनका जो डाइजेशन प्रोसेस है और इनका जो काम करने का तरीका है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म तक बॉडी में रहते हैं। बट बहुत लॉन्ग टर्म मतलब 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम, बस, इससे ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं होती इनकी। तो आपको भी इन चीज़ों को भी ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे या एक दो दिन बाद खाना चाहिए। तो हम बात करते हैं फ़ैट। तो फैट का इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक तो आपको एनर्जी देता है, कार्ब्स के बाद फैट एनर्जी देता है। दूसरा, विटामिन ए डेक को डाइजेस्ट करने में यही हेल्प करता है, ठीक है। देन फैट ऑल्सो असिस्ट कार्बोहाइड्रेट। जब एंड्योरेंस ट्रेनिंग, जो एथलीट्स वगैरह, जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग वाले एथलीट्स होते हैं, इन दैट कंडीशन कार्ब्स भी एनर्जी बना रहा होता है और साथ में फैट भी असिस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को
तो फैट में से भी एनर्जी निकल के आती रहती है, बनती रहती है, देता रहता है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी बनाने में असिस्ट करता है। तो गाइस, जब फैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ईट, तो अब हमें ये समझना है कौन से फैट अच्छे हैं, हमें खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए, क्या होते हैं ना, उसकी बात करते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ फैट। कितने टाइप के फैट्स होते हैं? तो गाइस, फैट्स में सबसे पहले सैचुरेटेड फैट, दूसरा है ट्रांस फैट, तीसरा है अनसैचुरेटेड फैट, चौथा है एसेंशियल फैटी एसिड्स, पांचवा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी फैट से ही बनता है, ठीक है। फैट जब बॉडी में आता है तो कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो मेनली ये 5 तरीके के फैट होते हैं हमारी बॉडी में जो हम खाते हैं, ठीक है, खाने के बाद। सो लेट अस डिस्कस। पहले बात करेंगे बैड फैट, जो फैट अच्छे नहीं है हमारी बॉडी के लिए। वो कौन से हैं? सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। क्यों नहीं होते? रीज़न, सैचुरेटेड फैट बॉडी में जाके एलडीएल बनाता है। एलडीएल होता है लो प्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये एक तरह का कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल ना 2 तरह के होते हैं, पहले ये समझिए। हमारी बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल, एक तो हमारी बॉडी खुद बनाती है, लीवर बनाता है, कुछ हम फैट जो खाते हैं उसमें से बनता है। जो हम फैट खाएंगे उसमें से भी कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। अब ये ज़्यादातर फैट्स कोलेस्ट्रॉल बना, सारे फैट कोलेस्ट्रॉल बनाएंगे बॉडी में जाके, कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल बनाएंगे। लेकिन हमें एलडीएल नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होता है एचडीएल का कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ये जम जाता है, ये नसों में, नाड़ियों में जो वेन्स आर्टरीज होती है, इनमें जम जाता है। और जमने की वजह से क्या होगा? जब जम जाएगा तो वहाँ पे जमना शुरू हो जाएगा, वहाँ पहाड़ बनेगा, तो खून पास नहीं हो पाएगा। ब्लड पास नहीं होगा तो हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम्स, बीपी प्रॉब्लम। सो एलडीएल, सैचुरेटेड खाओगे तो एलडीएल ज़्यादा बनेगा, और एलडीएल इज़ अ बैड कोलेस्ट्रॉल। तो इसीलिए सैचुरेटेड को लिमिटेड अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में खाना है। हमारी बॉडी में दोनों चाहिए, एलडीएल भी चाहिए, एचडीएल भी चाहिए, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा एलडीएल इज़ बैड। तो हमें सैचुरेटेड फैट कितना खाना है? अगर आप टोटल फैट जितना खा रहे हो उसका सिर्फ 7%, उसका सिर्फ, सॉरी, टोटल एनर्जी, अगर आप 2000 कैलोरी खाते हो, 2000 कैलोरी का 5 to 7% आपको सैचुरेट खा सकते हो। इतना वो कहते हैं कि दिस इज सेफ। टोटल कैलोरीज की 5 to 7%, मतलब 2000 कैलोरी खा रहे हो तो 5% कितना हुआ? आई बिलीव 10 ग्राम। 10 कैलोरीज, 10 कैलोरीज को डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो निकलेगा, ठीक है। आप सीधे सीधे समझ के रखिए कि टोटल 5 to 7% ऑफ टोटल कैलोरीज का आपको सैचुरेटेड खाना चाहिए। तो सैचुरेटेड कहाँ से मिलता है हमारी बॉडी में? कहाँ से आता है सैचुरेटेड फैट? रेड मीट, रेड मीट मतलब मटन, जो भी बड़े मीट्स होते हैं, रेड मीट वहाँ से आता है। एग योक, अंडे का जो येलोपन है उसमें से। चीज़, बटर, मिल्क एंड कमर्शियली प्रिपेयर्ड केक्स, कुकीज़, स्पाइस। केक कुकीज़ के अंदर भी यही सारी चीज़ें होती हैं, मिल्क होता है, अंडे होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आता है। तो आई बिलीव जैसे अंडा है, अंडा ना आपको खाना चाहिए, फुल एग भी खाना चाहिए। हम लोग ना सिर्फ एग वाइट्स पे ज़्यादा वो करते हैं, बट अगर आप सिर्फ एग वाइट खाते हो तो एग वाइट का पूरा प्रोटीन बॉडी को नहीं मिल पाता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अंडे का जो योक होता है येलो, वो वाइट एग के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी में लगाने में हेल्प करता है। तो अगर आप 4 से 6 अंडे खा रहे हो तो कोशिश क्या करो, 4 अंडे एग वाइट खा लिए, 2 अंडे पूरे खा लिए, जिससे कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन उसका मिल सके। अवॉइड करने वाली चीज़ें जो आप अवॉइड करना चाहोगे या जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, दैट इज़ रेड मीट, बटर, चीज़ एक तो पनीर होता है, ठीक है, दैट इज़ नॉट, वो दिक्कत नहीं है। एक प्रोसेस्ड चीज़ होता है, जो प्रोसेस करके चीज़ बनते हैं, जो बेसिकली पिज़्ज़ा और इन सब के ऊपर डलता है, दैट इज़ वेरी हार्मफुल, वो नहीं लेना चाहिए। तो आपको अवॉइड करना चाहिए रेड मीट, बटर, चीज़ और केक, कुकी, पाइस, केक्स वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप अंडे खाओ, मिल्क पियो, कोई सी दिक्कत नहीं होती। क्लियर है सैचुरेटेड के बारे में कि सैचुरेटेड बॉडी में ट्रांस फैट बनाता है, सॉरी एलडीएल बनाता है, इसलिए हमें उसको एक लिमिट में खाना है, कम खाना है। तो कम खाने के लिए ना इन केक, कुकीज़, पाइस, इन सबको हटा दो,
बाकी चीज़ आप खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड, ट्रांस फैट। सेकेंड टाइप का जो फैट है दैट इज कॉल्ड ट्रांस फैट। एंड व्हाट इज दिस ट्रांस फैट? ये ट्रांस फैट वो फैट है, ये भी बेसिकली एलडीएल के लेवल को बॉडी में बढ़ा देता है। ये भी एलडीएल बनाता है ज़्यादा बॉडी में जाके। और ये वेजिटेबल ऑयल्स में जब हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, जो भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं ना, जो भी ऑयल्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन का लेवल ज़्यादा हो। हाइड्रोजन का लेवल क्यों मिलाया जाता है ज़्यादा? उस ऑयल की शेल लाइफ को बढ़ाने के लिए, उस ऑयल की लाइफ को बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन मिक्स कर देते हैं कि ये ऑयल ख़राब ना हो जल्दी। अब जब ये हाइड्रोजन मिक्स कर दी गई है ना उसमें, तो ये डाइजेशन में दिक्कत देता है। तो ये जो ऑयल है जिसमें हाइड्रोजन लेवल ज़्यादा होगा, ये डाइजेशन ख़राब करेगा, मतलब अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, और दूसरा एलडीएल को बना देगा बॉडी में ज़्यादा। तो हमें ये नहीं खाना चाहिए, ठीक है। जिन भी ऑयल्स में जो भी ऑयल लो तो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, उसमें हाइड्रोजनेटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उससे बचना चाहिए आपको। ज़्यादातर जो स्नैक फूड होते हैं ना, स्नैक्स वाले, जैसे आपका कुकीज़, क्रैकर्स, जितने भी फास्ट फूड टाइप चीज़ें होती हैं, फास्ट फूड टाइप ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में बनाई जाती हैं। वो ऐसा ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं जो देर तक चले और ख़राब ना हो। तो हमें वो ऑयल, वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अब बात करते हैं गुड फैट की, जो अच्छे फैट है हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी बॉडी में अच्छा काम करते हैं। कौन से फैट्स हैं? सो गाइस, गुड फैट अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट को बोलते हैं गुड फैट। ये एलडीएल के लेवल को बॉडी में अच्छा करता है, अच्छा बनाता है। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये बेसिकली आपको कोकोनट ऑयल, आपका ऑलिव ऑयल, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल, ये जितने भी अच्छे ऑयल्स, जो आपका सरसों का तेल, ये गुड ऑयल्स हैं। ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, इनमें से आपको मिलता है, आपको ये लेना चाहिए। फिर ये आपको मिलते हैं नट्स, जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो, ड्राई फ्रूट्स में से ये मिलते हैं। दिस इज़ वेरी गुड, तो ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। ये करता क्या है? ये ऑयल बेसिकली हार्ट डिजीज़ को कम करेगा, हार्ट की डिजीज़ के रिस्क को कम करता है, ये जो फैट है। तो ये फैट ज़्यादातर आपको मैं वैसे बोलूँगा, गूगल में आप सर्च करो अनसैचुरेटेड फैट की लिस्ट सर्च करो, बहुत सारे अनसैचुरेटेड फैट आ जाते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो डाइट में बड़े आराम से। अनसैचुरेटेड के बाद नेक्स्ट इज़ असेंशियल फैटी एसिड। असेंशियल, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, दीज आर असेंशियल, ज़रूरी है, ये आपकी बॉडी में जाने बहुत ज़रूरी हैं। और ये कौन से होते हैं? ये होते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। ये सारे के सारे जो फैटी एसिड्स हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छे काम करते हैं। किस चीज़ में? एक, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा करते हैं, इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हैं, नर्वस सिस्टम को अच्छा करते हैं। इन सब सिस्टम्स पे इनका एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। सो ये कौन से होते हैं? ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। ये कहाँ से मिलता है? जैसे फ़िश ऑयल, आपका अखरोट, वॉलनट्स, अखरोट में बहुत अच्छे से पाया जाता है। जितने भी आपके नट्स, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनमें बहुत अच्छा होता है। पम्पकिन सीड्स, और इसको आजकल क्या बोलते हैं, एक और अलसी के दाने, अलसी खाते हैं, एक अलसी होती है, अलसी बड़ी अच्छी होती है एसेंशियल फैटी एसिड्स में, तो अलसी खानी चाहिए। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स आपको चाहिए, बहुत अच्छे लेवल पे चाहिए, ये आपको अपनी डाइट में बहुत अच्छे से खाने चाहिए। लास्ट, कोलेस्ट्रॉल को हम टाइप ऑफ फैट नहीं बोलेंगे, बट कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं इट इज़ कैटेगराइज्ड अंडर फैट, क्योंकि क्या होता है, फैट खाने से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो हमें कोलेस्ट्रॉल को क्या समझना है कि एक तो हमारा लीवर खुद कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ठीक है, हमारी बॉडी में काम करने के लिए चिकनाहट चाहिए, बॉडी में फ्रिक्शन ना हो उसके लिए चिकनाहट चाहिए और कोलेस्ट्रॉल चाहिए। जैसे आपकी बाइक में या कार में ऑयल डलता है ना, इंजन में ऑयल डलता है कि इंजन सही से चलता रहे, सेम कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए एक तरह से वही काम करता है। और कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है बॉडी में। लेकिन कौन सा कोलेस्ट्रॉल चाहिए? HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह का प्रोटीन होता है, लिपोप्रोटीन। HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी।
ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, HDL जहाँ जहाँ से गुजरेगा ये LDL को पकड़ लेगा, जो भी कोई ऐसी ख़राब चीज़ें हैं जो बॉडी में चिपक रही हैं उनको अपने में पकड़ लेता है, पकड़ के उनको साफ़ सफाई कर देता है, सब जगह से साफ़ सफाई कर देगा, चिकनाहट देगा, साफ़ सफाई करेगा। LDL ये है, LDL जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ से गुजरेगा कहीं ना कहीं चिपकता जाएगा, वो नसों की दीवारों पे, वेन्स आर्टरीज की दीवारों पे चिपकता जाता है, तो वो इसलिए हमें डाइट में कम रखना होता है। तो कीप योर LDL लो, HDL हाई, जिससे कि कभी भी हार्ट डिजीज़, हार्ट रिस्क कम हो जाता है। ये सारे फंक्शंस फैट के हैं हमारी बॉडी में, किस तरह से फ़ैट हमारी बॉडी के अंदर काम करता है, कौन सा फ़ैट नहीं खाना, कौन सा फ़ैट ज़्यादा खाना है, ये अब चीज़ें आपको पता है। आपको अब क्या करना है जब आप किसी का डाइट प्लान बनाओगे, यू जस्ट हैव टू अनसैचुरेट लिस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, लिस्ट ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स निकाल लिए, चूज़ करो इनमें से कौन सी चीज़ें डेली बेसिस पे आप खाते हो, वो चूज़ कर ली। अब अगर किसी को फ़ैट में आपको पता है 20% फ़ैट देना है, तो 20% में वो लिस्ट होनी चाहिए जो गुड है ना, गुड फैट की लिस्ट होनी चाहिए, बैड की। तो ज़्यादातर बैड फैट जो होगा कहाँ होगा, तली हुई चीज़ों में, आपके फास्ट फूड में, जितना भी वेस्टर्न फास्ट फूड है, तली हुई चीज़ें हैं, उन सब में कहीं ना कहीं LDL बढ़ जाता है, लेवल ऑफ LDL ज़्यादा होता है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सब ध्यान रखो, कभी भी एक तरह का तेल कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे घर में अगर सरसों का तेल चल रहा है तो सरसों का तेल ही डेली बन रहा है, महीनों सालों सरसों नहीं, चेंज करना चाहिए। सरसों का तेल 1-1.5 महीना यूज़ किया, कम टू ऑलिव ऑयल, कम टू सनफ्लावर ऑयल, फिर वापस सरसों का तेल आ गया, मिक्स करके लेना चाहिए। जितने भी ऑयल्स हैं जो भी कुकिंग के लिए यूज़ होते हैं, एक ही तरह का ऑयल कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि एक बहुत बड़ा साइंस इस पे पूरा साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है कि एक ही तरह का ऑयल भी जब ज़्यादा खाते हैं तब वो भी दिक्कत करता है। चाहे वो अच्छा खा रहे हो, चाहे आप ऑलिव ऑयल खाओगे ना साल के लिए, वो भी दिक्कत कर देगा, बॉडी को अडेप्ट नहीं कराना। तो 2 महीने के बाद, 2-2.5 महीने के बाद, 3 महीने के बाद चेंज करो, ऑयल चेंज होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? सो गाइज, ये था फैट, कैसे फ़ैट हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या काम करता है और कौन से फ़ैट हैं जो हमें खाने चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन एक बहुत ही कह लो फेवरेट, कह लो एक फेवरेट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट है, जो सब ट्रेनर्स कहते हैं यार प्रोटीन दो, प्रोटीन दो, प्रोटीन दो। लेकिन प्रोटीन के एक्चुअल क्या काम है, क्यों खाना है बॉडी में, क्यों होना चाहिए। एक लेवल से ज़्यादा प्रोटीन इज़ ऑल्सो नॉट गुड, वो भी अच्छा नहीं होता। बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों को हमें समझ के लेना है, प्रोटीन को लेना है, समझ के लेना है क्यों, ठीक है। यस सफर, यू वांट टू आस्क समथिंग, तेरा हैंड रेज है। सर ये पूछ रहा था, जो हम ये सोया ऑयल यूज़ करते हैं रिफाइंड टाइप, वो यूज़ हो सकता है? जैसे फॉर्चून का आता है, मतलब बढ़िया मेरे फॉर्चून ही आता है, तो देखो, आई एम नॉट श्योर अबाउट सोया ऑयल। सोया अगेन इज़ अ प्रोसेस्ड थिंग, तो मैं सोया ऑयल के रिगार्डिंग आई एम नॉट श्योर। बट जैसे जितने भी रिफाइंड ऑयल आते हैं ना, रिफाइंड ऑयल भी अच्छे नहीं होते, रिफाइंड ऑयल्स भी अच्छे नहीं हैं। कोकोनट ऑयल, ठीक है, आपका एक सनफ्लावर भी रिफाइंड करके भी देते हैं, बट कोकोनट ऑयल जितने वर्जिन मतलब प्योर, जितना प्योर डायरेक्ट आएगा उतना अच्छा है। जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, आपका ये सरसों का तेल हो गया, है ना। रिफाइंड करने के बाद क्वालिटी ऑयल की ख़राब होती है, तो रिफाइंड ऑयल नहीं लेने चाहिए, ठीक है। कोकोनट ऑयल अगर आप थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क लगेगा, लेकिन कोकोनट की इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं बता रहा हूँ। अगर चोट लगी हो ना, वहाँ पे आप कोकोनट ऑयल लगाया करो। वो वाला नहीं जो पैराशूट का मिलता है, उसमें तो खुशबू वगैरह आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत डालते हैं। एक डायरेक्ट कोकोनट ऑयल मिलता है आपको, जो प्योर कोकोनट ऑयल होता है। अब वो कोकोनट ऑयल लगाओ, ऐसे गायब होगी चोट और कोई निशान नहीं रहेगा बॉडी पे, इतना मैजेस्टिक होता है। तो वो खाने में भी बहुत अच्छा होता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छे काम करता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं प्रोटीन की तरफ। जैसे कि प्रोटीन, जब भी हम ट्रेनिंग में होते हैं, एक्सरसाइज में जो लोग होते हैं ना, प्रोटीन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत फेवरेट एक होता है कि यार प्रोटीन 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 खाना है। लेकिन क्यों खाना है? प्रोटीन की एनर्जी जो हमें मिलती है वो क्या करती है बॉडी में, और कितना खाना चाहिए, क्या लिमिट होनी चाहिए,
कितने लेवल का प्रोटीन हमारे लिए अच्छा है जो दिक्कत नहीं देगा. सो प्रोटीन का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है? दैट इज़ ग्रोथ एंड रिपेयर. पूरी बॉडी की, सिर्फ मसल्स की नहीं, पूरी बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर, हार्मोन प्रोडक्शन, देयर आर मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसके अंदर प्रोटीन यूज़ होता है. ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में प्रोटीन यूज़ होता है. तो होता क्या है, जब एज अ ट्रेनर या एज अ एक्सरसाइज प्रोफेशनल आप लोग एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करनी शुरू करते हो तो बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट, प्रोटीन की डिमांड बढ़ जाती है. आज अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आप नॉर्मल डाइट खा रहे हो, दैट इज़ गुड इनफ, उसमें ठीक ठाक प्रोटीन होता है, आपकी बॉडी को मिल जाता है, आपके नॉर्मल फंक्शन हो जाते हैं. बट जब आप एक्सरसाइज में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो तब आपकी पूरी बॉडी के मसल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है प्रोटीन की. अभी तो सिर्फ बॉडी की रिक्वायरमेंट थी, अब मसल्स की भी रिक्वायरमेंट बढ़ गई क्योंकि मसल्स को भी ग्रोथ और रिपेयर के लिए प्रोटीन चाहिए. तो इस लेवल पे हम लोग ज़्यादा प्रोटीन खाना शुरू कर देते हैं, प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं. तो प्रोटीन डाइट कितनी ज़्यादा लेनी चाहिए और कितने टाइम तक लेनी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ज़्यादा हाइप, जब प्रोटीन का भी एक डिब्बा लेते हो ना, सप्लीमेंट का स्पेशली, एक डिब्बा खाने के बाद आपको एटलीस्ट 1-1.5 महीना बीच में ब्रेक देनी चाहिए. कंटिन्यूसली नहीं खाना चाहिए. कंटिन्यूसली प्रोटीन खाओगे क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट करना हैवी होता है, किडनीज के ऊपर लोड देता है, लीवर पे लोड देता है. ज़्यादा प्रोटीन, एक लेवल से ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, वो एज अ प्रोटीन काम नहीं करता, फैट में कन्वर्ट हो जाता है. और बहुत ज़्यादा प्रोटीन थ्रू नॉन वेज के थ्रू जो ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, दैट कैन कॉज कैंसर. ठीक है, तो बहुत सारे प्रोटीन, मतलब मैं एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ, व्हेन यू गो टूवर्ड्स एक्सट्रीम, तो ये दिक्कतें करती है. सो प्रोटीन को बड़े ध्यान से लेने वाली चीज़ होती है. जैसे कि आपको बताया, सप्लीमेंट खा रहे हो तो 2 महीने खा लिया, टेक अ ब्रेक, 3 महीने कंटिन्यूस खा लिया, टेक अ ब्रेक, ताकि आपके सिस्टम को रेस्ट मिले, आपका सिस्टम एक नेचुरल लेवल पे काम करे. फिर आपने अभी सप्लीमेंट खाया है तो 2 महीने आप डाइट से खाओ, नेचुरल डाइट से खाओ प्रोटीन, उसमें भी वेजिटेबल डाइट. ठीक है, अंडे खा सकते हो, अंडे इज़ गुड, चिकन भी चलेगा, बट रेड मीट की तरफ कम जाना है. ठीक है, ट्राई एज नेचुरल एज यू कैन स्टे, एज वेजिटेरियन यू कैन स्टे. जितना वेजिटेरियन डाइट की तरफ रहोगे उतना हेल्दी रहोगे. सो प्रोटीन के कुछ फंक्शन है, इंपॉर्टेंट रोल्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ. प्रोटीन मसल कॉन्ट्रैक्शन, इम्यून सिस्टम, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. प्रोटीन इन स्किन एंड बोन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, हार्मोन प्रोडक्शन, ये सारे काम प्रोटीन करता है. नीचे दिए हुए कुछ डॉटेड करके पॉइंट्स: ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, रिप्लेनिश रिबिल्ड मसल टिश्यू टू एनहेंस नर्वस सिस्टम, हार्मोन प्रोडक्शन, मेंटेन एडिक्वेट इम्यून फंक्शन, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी. बाई चांस किसी की बॉडी में कार्ब्स खत्म हो गए, फैट भी खत्म हो जाएगा, तो प्रोटीन भी एनर्जी बना देता है, फिर प्रोटीन भी एनर्जी का काम करता है. पीएच बैलेंस मेंटेन करता है. वुंड हीलिंग, जख्म जल्दी रिपेयर करता है, जल्दी से ठीक करता है. इस्टेब्लिश जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का होता है कि डीएनए को स्ट्रॉन्ग करता है, डीएनए को मजबूत. आप अपने दादा परदादा जैसे क्यों दिखते हो? क्योंकि वो प्रोटीन ने डीएनए को मजबूत कर रखा है. तो जितना अच्छा प्रोटीन, गुड क्वालिटी प्रोटीन खाओगे, डीएनए मजबूत होगा. पीएच की फुल फॉर्म क्या है? पेज क्या? पीएच. पीएच बेसिकली एक बॉडी के अंदर ना एल्कलाइन और एक एसिडिक लेवल होता है. तो एल्कलाइन हमारी बॉडी ना 7 नंबर, एक 1 to 10 अगर हम उसको देखें, 1 to 10 एल्कलाइन को ना 1 to 10 नंबर दिए गए हैं. तो कीपिंग योर बॉडी एट 7 इज़ अ गुड पीएच लेवल. ठीक है, तो आपकी बॉडी जैसे जैसे एसिडिक हो जाएगी, जितना एसिडिक की तरफ जाएगी उतना बॉडी के लिए ख़राब है. तो हाई प्रोटीन खाना क्या है, प्रोटीन भी ना धीरे धीरे एसिडिक कर देती है बॉडी को, तो इसलिए न्यूट्रलाइज करने के लिए ना आपको छोड़ना पड़ता है. एल्कलाइन चीज़ें, एल्कलाइन जैसे देयर आर मेनी फ्रूट्स, मेनी वेजिटेबल्स जो एल्कलाइन होती है नेचर में. एल्कलाइन खाओगे उतनी बॉडी हल्की, फिट, अच्छी दिखती है. मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जितना एल्कलाइन रहेगा उतना बढ़िया रहता है. तो पीएच बेसिकली इस लेवल को मेंटेन करने को बोला जाता है कि पीएच बैलेंस को मेंटेन करना, ये प्रोटीन मेंटेन करता है.
इसके बाद नेक्स्ट इज एक सेकेंड, किसी का सो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रोटीन बॉडी के अंदर करता है, और ग्रोथ एंड रिपेयर जो उसका एक फंक्शन है। अब बात करें, प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। प्रोटीन है क्या? प्रोटीन को समझते हैं, प्रोटीन करता क्या, कैसे फंक्शन करता है बॉडी के अंदर, उसको समझते हैं। जैसे हमने कार्ब्स पढ़ते, कार्ब एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो सिंपल है चाहे कॉम्प्लेक्स है। प्रोटीन के मुकाबले कॉम्प्लेक्स कार्ब भी वेरी सिंपल होता है, ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, हमारी बॉडी में जाकर आराम से डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। मतलब देयर आर 500+ अमीनो एसिड्स जो मिलके प्रोटीन बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में कितना था? एक मोनो था, एक डाई था, एक पॉली। पॉली के अंदर 5-7 होते हैं, 8-10 होते हैं ज़्यादा। इसके अंदर 500, देयर आर 500 अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन की सिंपलर फॉर्म होती है अमीनो एसिड, अमीनोस, ठीक है। तो बहुत सारे अमीनोस को मिल के प्रोटीन बनता है, और जितना बड़ा मिक्सचर होगा, 500 अगर उसमें अमीनोज हैं, तो बॉडी उसको पहले सिंप्लीफाई करेगी, उन सबको सिंप्लीफाई करेगी। तो उनको सिंप्लीफाई करने में बॉडी को ज़्यादा टाइम लगता है, डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा बॉडी को काम करना पड़ता है। तो प्रोटीन को अगर हम ब्रेक डाउन करें अमीनो एसिड्स में, तो अमीनो एसिड्स बेसिकली अलग अलग तरीके के अमीनो एसिड अलग अलग तरीके के काम करते हैं। तो जैसे आपने एक प्रोटीन खाया, उस प्रोटीन के अंदर 500 अमीनो एसिड है, उन 500 के 500 अमीनोज का अलग अलग डिफरेंट वर्क काम होते हैं बॉडी में। जैसे अभी हमने पढ़े ना, बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हर एक अमीनोज के अपने डिफरेंट फंक्शंस हैं। कुछ मसल में काम कर रहे हैं, कुछ हार्मोन्स को बना रहे हैं, कुछ रिपेयर कर रहे हैं, तो सबके अपने डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। इसलिए गाइस, प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा हैवी लगता है, हैवी होता है, और थोड़ा थर्मोजेनिक, गर्म होता है ना। बॉडी में जब प्रोटीन ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा प्यास लगेगी, ज़्यादा गर्मी लगती है, तो ये थर्मोजेनिक होता है। सो गाइस, बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। 2 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। एक होता है असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल मतलब जो हमें डाइट में खाने ही खाने हैं, डाइट के अंदर, डाइट से चाहिए। नॉन एसेंशियल वो अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। हमारी बॉडी कुछ अमीनो एसिड खुद से बना लेती है। अगर वो अमीनो एसिड हमें डाइट से नहीं भी मिलेंगे तो चलेगा, ठीक है, तो वो चल जाता है। तो असेंशियल वाले कौन से अमीनो एसिड हैं? देयर आर 8 ऐसे असेंशियल अमीनो एसिड हैं जो हमें खाने हैं। वो है ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, वेलाइन, थ्रियोनाइन, मेथियोनाइन, फिलेनाइन, ट्रिप्टोफैन एंड लिसाइन। ये बेसिकली मैं नाम पढ़ रहा हूँ, ये नाम सारे आपकी इसमें बुक में दिए हैं। हालांकि आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना बताता हूँ आपको, 3 अमीनो एसिड इनमें से ऐसे हैं जो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। आप BCAA खाते हो, ब्रांच चेंज अमीनो एसिड। उस BCAA के अंदर कौन से अमीनोज होते हैं? पहले 3, पेज नंबर 9 में देखो, 9 के अंदर पहला पैराग्राफ है, उसकी 3rd लाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, वेलाइन। ये जो 3 अमीनो एसिड्स हैं, ये मिलकर बनाते हैं BCAA, और ये एसेंशियल है, ये हमें डाइट से खाने पड़ते हैं, हमारी बॉडी नहीं बनाती, और ये मसल्स के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। तो BCAA हम खा लेते हैं जनरली सप्लीमेंट्स में। नॉन एसेंशियल, जैसे आप लोग खाते हो, ग्लूटामाइन खाते हो, ग्लूटामाइन नॉन एसेंशियल है, ये हमारी बॉडी भी बनाती है। अगर आप बाई चांस नहीं भी खा रहे ना उसमें डाइट में, तो ग्लूटामाइन आपकी बॉडी वैसे भी बनाती है। तो ऐसे देर आर 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हमारी बॉडी खुद से बना लेती है, तो हमें वो डाइट में खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको ये समझना है कि असेंशियल वाले तो डेफिनेटली खाने ही खाने हैं। असेंशियल वाले मतलब BCAA हो गया, और जो बाकी के एसेंशियल हैं वो तो खाने ही खाने हैं, वो डाइट में से मिल जाते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चिकन, एग, इन सब में से हमको मिल जाते हैं। मिल्क इज़ अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। जो दूध है, जब आप दूध पीते हो तो दूध में से सारा प्रोटीन, प्रॉपर कंप्लीट प्रोटीन, आपको सारे अमीनोज मिल जाते हैं। मिल्क एक बहुत अच्छा कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होता है, उसमें से आपको सारे प्रोटीन मिलते हैं, एसेंशियल भी, नॉन एसेंशियल। सो गाइस, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल की लिस्ट आप लोग गूगल से निकाल सकते हो। देयर बहुत बड़ी लिस्ट है, आराम से निकाल के उसको पढ़ सकते हो कि ये सारे प्रोटीन्स आपको खाने चाहिए, और ये सारे प्रोटीन्स आपको नहीं भी खाओगे तो चलेगा। मैं ये नहीं कहता नहीं खाने चाहिए, खाने सारे चाहिए,
क्योंकि जब आप बॉडी बिल्डिंग स्पेशली वेट ट्रेनिंग में जाते हो तो ग्लूटामाइन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बॉडी को ज़्यादा ग्लूटामाइन चाहिए, है ना। तो उस टाइम पे हम लोग रिकवरी के लिए फिर ग्लूटामाइन खा रहे होते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग आगे सप्लीमेंट्स जो पढ़ेंगे कि जो सप्लीमेंट्स, जैसे आपका BCAA सप्लीमेंट है, ल्यूसाइन, एसोलेसाइन, बिलाइन, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। देयर इज़ अ चैप्टर कॉल्ड BCAA। ग्लूटामाइन के ऊपर चैप्टर है, क्रिटीन के ऊपर चैप्टर है। तो आगे जितने भी सप्लीमेंट्स हैं ये हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। आज का जो हमारा टॉपिक और क्लास है दैट इज़ कि प्रोटीन बेसिकली क्या है और हमारी बॉडी को क्यों चाहिए। तो हमें सिर्फ ये नहीं सोचना कि हमारे मसल्स के लिए प्रोटीन ज़रूरी है तो मसल्स के लिए खाते रहें। प्रोटीन मसल को बनाएगा नहीं। आपका मसल बनता है एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करने से, और हैवी एक्सरसाइज तब कर पाओगे जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे। जब आप अच्छा कार्ब खाओगे तो आप ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज कर पाओगे। आफ्टर योर एक्सरसाइज प्रोटीन उसको ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करेगा। अगर आप मसल में एक्सरसाइज नहीं करते तो प्रोटीन उसमें ग्रोथ नहीं करता, ठीक है। जब आप एक्सरसाइज करोगे एक लेवल से ज़्यादा, अब आपका इतने लेवल का एक्सरसाइज डेली कर रहे हो तो प्रोटीन ने उसको इस हिसाब से ग्रो कर दिया आपके मसल को। अब अगर आप एक्सरसाइज का लेवल बढ़ाओगे नहीं तो ये नहीं बढ़ेगा। तो जब आप एक्सरसाइज का लेवल किससे बढ़ेगा? कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देंगे एक्सरसाइज ज़्यादा लेवल पे करने के लिए, तो एक्सरसाइज का लेवल बढ़ेगा। जब लेवल बढ़ेगा तो धीरे धीरे फिर प्रोटीन इन मसल को भी ग्रो करेगा कि उसको मीट करे, तो प्रोटीन ग्रोथ एंड रिपेयर में काम करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि खाली प्रोटीन वैसे ही खाते रहोगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आपको तब प्रोटीन ज़्यादा खाना है या अच्छा खाना है जब आप अच्छे लेवल की एक्सरसाइज कर रहे हो। और कितना मैक्सिमम प्रोटीन कितना खाना चाहिए? दैट शुड बी डबल योर बॉडी वेट। आपके बॉडी वेट का मैक्सिमम जो खाना चाहिए आपको डबल, वो भी ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज वगैरह